आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इस चैप्टर की शुरुआत से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा पूरे सिलेबस का। उस सिलेबस से हम इस चैप्टर को कैसे कवर करेंगे, कितने चैप्टर्स रह जाएंगे और कौन कौन सी वीडियोस मैंने अभी प्रीवियस में अपलोड करी हैं जो आपको मदद करेंगी आगे आपकी प्रिपरेशन में। तो ये जो भी आने वाले एग्जाम हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम होंगे आगे, चाहे आप 2022 में जितने एग्जाम होंगे या फिर आप आगे किसी ईयर में इस वीडियो को सुन रहे हो, तो आपको ये तब भी इतनी ही बेनिफिशियल रहेगी। और इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। ओके, तो इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो ये बेसिक से एडवांस लेवल का हमें ये कोर्स पढ़ना होता है। मतलब ये है कि जो सिलेबस होता है ना, उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान दो, उसके बाद एडवांस रूल पर चलो। जैसे अगर मैं बात करूं कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या होता है, तो नंबर 1 पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, प्रेपोजिशन से बहुत टॉपिक आते हैं। तो इसको ज़रा नोट डाउन कर लो, कहीं पे स्टार मार्क लगा लो कि जो 8 हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसमें से इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, इसके अलावा आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं, वॉइस, नरेशंस, और इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हमारी होती हैं। उसको पढ़ने के बाद हम स्पॉटिंग एरर्स, मतलब कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें उसके पार्ट कर रखे हैं, उसमें हमसे पूछा है कि बताओ जरा कौन से पार्ट में मिस्टेक है, मतलब हमें एरर छांटना होता है। इसको सिंपल सी भाषा में ये समझो कि ग्रामर के जो बेसिक रूल है ना, अगर आप उनको नहीं करोगे तो आप जो एडवांस रूल है एरर डिटेक्शन फाइंड करने वाले, वो नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें नाउन का रूल लगना या फिर प्रोनाउन का या एडजेक्टिव का या वर्ब का, तो कैसे कर पाओगे। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ों पर ध्यान दिया करो। वैसे मैंने इससे पहले एक आर्टिकल टॉपिक पर एक वीडियो बनाई थी, आप उसको भी देख लो। जैसे इस वाले अगर हम बात करें, तो मैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अब देखो बेसिकली इसको समझो पहले कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। स्पीच मतलब कि बोलना, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ ना, आप भी किसी से बात करते हो, कहीं पे स्पीच देने गए, मतलब जो भी हम बोल रहे हैं उसमें जो हम शब्द बोलते हैं ना, उसमें नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है। बेसिकली हिंदी में एक सेंटेंस समझो, अगर किसी ने कहा कि वह जा रहे हैं, देखो हिंदी में समझो उसको, वह जा रहा है, ऐसे बोलेंगे। अगर कहते हैं कि वह जा रहे हैं, मतलब कि हमें बेसिकली ये भी देखना होता है कि वो सिंगुलर है कि वो प्लूरल है, कौन सी वर्ब इस्तेमाल करनी है। इंग्लिश में भी यही रूल होता है। हिंदी हमें बहुत अच्छे से समझ में आती क्योंकि हमारी डेली की बोलचाल की भाषा ही वही है। तो इंग्लिश में भी हमें रूल्स जब तक नहीं पता होंगे तब तक हम नहीं कर पाओगे। तो मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आई होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि हमें 8 टॉपिक करने हैं और उसके साथ में कुछ और टॉपिक्स हैं जो मिलकर ग्रामर के अंदर आती हैं। जब आप बेसिकली आप ये बेसिक चीज़ों को क्लियर कर लोगे, फिर आप एडवांस रूल पर भी जाओगे। मैं सब चीज़ें कवर कराऊंगा। जैसे आज के चैप्टर में हम इस वाले टॉपिक से, इसको हम दो हिस्सों में कवर करेंगे। एक हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आज का टॉपिक है, और एक होता है हमारा एडवांस वर्ब। एडवांस वर्ब क्या है, जैसे कि वर्ब दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होती है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उसके भी कई सारे काइंड्स होते हैं। जो मेन वर्ब होते हैं उसके भी कई सारे काइंड्स होते हैं। तो फिर उसके हम डीप उसको पढ़ेंगे। जैसे पार्टिसिपल होता है, जेरेंट्स होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे वर्ब की सेकंड क्लास में। तो आज हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल का टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा दिया है, 5 रूल कराए, उसको देख लो एक बार। ठीक है, स्पॉटिंग एरर क्या होते हैं अभी मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको। इसके अलावा पैसेज पर ध्यान देना होता है, पैराजम्बल्स होते हैं, ईडियम फ्रेजेस होते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वोकैबुलरी सेक्शन है, क्लोज टेस्ट है, स्पेलिंग्स है। ये बेसिकली किसी भी एग्जाम को करने से पहले हमें इन चीज़ों पर ध्यान देना होता है। यही घुमा फिरा कर पूछ लेते हैं एग्जाम में। लेकिन जो कोर चीज़ होती है ना, वो जो हमारी ग्रामर है ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उस पर ध्यान देना होता है। अगर आप वो कर लोगे तो आपको एक कह सकते हैं ना, एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि हाँ मुझे ये समझ में आ रहा है तो मैं उन चीज़ों को भी कर पाऊंगा। ठीक है, वैसे मैंने स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई है, उसको जाकर देख लो, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अगर आप उसको सबको देखने के बाद इस सेशन में आए हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस कवर करने हैं, तो एक वीडियो मैंने बनाई थी 50 ईडियम फ्रेजेस की, जो 1 घंटे में मैंने कवर कराए थे, उसको भी देख लो। मतलब इस वीडियो को देख लो, ग्रामर का हो जाएगा
और ईडियम फ्रेजेस के लिए वो वीडियो देख लो, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरह से एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबसे पहले इस पूरे चैप्टर को समझ लो, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है, वो नाउन हो सकता है, वो प्रोनाउन हो सकता है। वर्ब जैसे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो बेसिकली हमें पता कैसे चलता है कि कौन सी वर्ब लगानी है। तो एग्रीमेंट्स हमें समझने हैं इसमें, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कि कब हमें कौन सी वर्ब लगानी है, बेसिकली वो हमारा चैप्टर है। जैसे कि ये 3 रूल है हमारे और ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि हमें कैसे पता चला, जैसे यहाँ पर समझो दे, कि दे के साथ में हमें यहाँ पर गो ये वाली फॉर्म लगानी है और इसमें ईएस नहीं लगाना। या फिर माई बैग के बाद इज आएगा, माई बैग के साथ आर नहीं आएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे कि इज आर एम होता है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके अलावा वाज वर्ब होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इज है। अब हमें यही तो पता चला जब संजू, अब संजू क्या है, एक नाउन है, मतलब एक सब्जेक्ट है। तो ये सिंगुलर है, प्लूरल है, जैसे यहाँ पर ये प्लूरल है, यहाँ पर ये सिंगुलर है। तो उसी के अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं ना कि हमें वर्ब कौन सी लगानी है। राम है तो राम के साथ में यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा। ये चीज समझ पा रहे हो, मतलब कि जब हमारे पास किसी एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है तो बड़ा आसान होता है पहचानना कि कौन सी वर्ब लगेगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है चाहे वो मेन वर्ब है। चैप्टर का नाम एक बार फिर से समझ लो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मतलब हमें सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, सब्जेक्ट बेसिकली नाउन होगा या वो प्रोनाउन होगा। वर्ब कौन सी लगेगी, अब वो हेल्पिंग वर्ब हो या वो मेन वर्ब हो, उसके बीच में एग्रीमेंट्स को समझना है हमें। अब कैसे, हम किसी भी सेंटेंस में कैसे देखते हैं, मैं अभी आपको बता तो रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस के अंदर वर्ब कैसे शुड एग्री विद द नंबर, की जो पर्सन है ना। अब जैसे यहाँ पर जो दे है वो प्लूरल है, हमें पता है अगर मैं यहाँ पर ही लिख दूं दे के बजाय, तो फिर मुझे लिखना पड़ेगा ही गोज टू स्कूल। समझ पा रहे हैं, मतलब ईएस लगेगा। और यहाँ पर दे लिखा है तो उसमें फिर मैंने गो लिखा, ईएस नहीं लगाया। तो यही चीज क्या है, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है कि जब हमें कभी वर्ब लगानी होती है तो हमें नंबर देखना होता है, जो पर्सन होता है ना, जो सब्जेक्ट है वो, तो वो सिंगुलर है क्या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर होगा तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, अगर वो प्लूरल होगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अब प्लूरल वर्ब है क्या, जैसे कि यहाँ पर इज सिंगुलर है, आर प्लूरल है और आई के साथ में एम लगती है। तो बेसिकली हम सब्जेक्ट को देख रहे हैं। आपको इतनी बात समझ में आएगी, हाँ सर हमें इतनी सी समझ में आ गया कि जो हम वर्ब लगाते हैं ना वो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, मतलब हमें सब्जेक्ट को देखना होता है। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि जब हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है ना तो हम आसानी से लगा देते हैं। जैसे यहाँ पर राम लिखा है तो हमें पता है सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब हमारे पास किसी एक सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होते हैं ना और हमें एक वर्ब लगानी है, तब कंफ्यूजिंग क्रिएट होती है। तो उसके लिए हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो, टॉप 10 रूल्स कराऊंगा आपको इस पूरे चैप्टर को, इन 10 रूल में समझाने की कोशिश करूंगा और आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इस चैप्टर को पूरा देख लो, 1 घंटे का है। इसके अलावा फिर आर्टिकल टॉपिक मैंने कराया उसको देख लो, ईडियम फ्रेजेस करा दिए हैं उसको भी देख लो। मतलब हर एक टॉपिक जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसको देखते रहो, साथ साथ आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्जाम में सारे क्वेश्चंस कर दोगे। लेकिन धीरे धीरे चैप्टर्स अपलोड करूंगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1, अब रूल नंबर 1 क्या कहता है कि व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, मैं क्या कह रहा हूं कि एक से ज्यादा, इस चैप्टर में हम इस चीज पर थोड़ा फोकस करेंगे कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट हों, एक से ज्यादा पर्सन हो, तब हम कौन सी वर्ब लगाएंगे उस चीज पर फोकस करना है। तो व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, इसमें वो इतनी सी बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे राम एंड राकेश इज स्लैश आर थिंकिंग टू बाय अ न्यू मोबाइल। मतलब राम और राकेश दोनों के दोनों सोच रहे हैं कि वो नया मोबाइल खरीदेंगे, ऐसा सोच रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, आपको यहाँ पर वर्ब लगानी है, तो आपको वर्ब जो लगाओगे वो राम या राकेश के अकॉर्डिंग देखनी है। 2 है, यहाँ पर और भी आ सकता है, तो इस चीज पर ध्यान देना है। यहाँ पर वैसे तो दोनों क्या कहा है इसमें, रूल नंबर 1 ये कहता है कि जब कभी 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़े, ये एंड है ना, इससे जुड़े हुए हैं,
तो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल लगेगा, इसका मतलब राम एंड राकेश आर आएगा। तो इस वाले सेंटेंस में आंसर हो गया आर। बड़ा सिंपल सा चीज मैंने बताई, आपको समझ में आ गई कि जब दो सब्जेक्ट होंगे और एंड से जुड़े हैं तो उसमें प्लूरल वर्ब आएगी, तो यहाँ पर आर आएगा। ठीक है, लेकिन और समझो, अगर मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, देखो जरा, राम और राकेश, तो यहाँ पर अगर और आया है इसका मतलब या है, मतलब या तो राम या राकेश, इन दोनों में से कोई एक सोच रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इज आएगा। मतलब हम जब वर्ब लगाए ना तो एक बार वर्ब को देख ले, लेकिन यहाँ पर कौन सा रूल चल रहा है, एंड का रूल चल रहा है। और एंड के रूल में आपको बता दिया कि जब कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो आपको जो वर्ब लगानी है वो प्लूरल लगानी है, मतलब एंड के आते ही आपको यहाँ पर वर्ब लगेगी प्लूरल। ठीक है, अब इस रूल को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं कि एग्जाम में ना हमेशा एक्सेप्शंस पूछे जाते हैं कि एंड दे रखा है, रूल क्या कहता है कि प्लूरल वर्ब लगाओ, लेकिन सिंगुलर लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं। उसको थोड़ा समझ लो, थोड़ा सा उसको और एक्सपेंड करते हैं। तो व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड, ठीक है, रेफरिंग टू द सेम पर्सन, थिंग, आइडिया, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एक पर्सन, एंड प्रोफेसर ऑफ द कंप्यूटर साइंस हैज स्लैश हैव गॉन टू द कॉन्वोकेशन। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर वर्ब लगानी है। चैप्टर का नाम ही क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वर्ब लगानी है हमें किसको देख के, सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट ही तो पहचानना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक है कि दो है, उस चीज पर ध्यान करना है। पहला रूल क्या कहता है, एंड अगर आए तो तुरंत प्लूरल वर्ब लगाओ, ये रूल कहता है। लेकिन इसके अलावा इस वाले रूल को भी थोड़ा सा जान लो। इसमें वो भी ये कहना चाह रहे हैं कि जब कभी एक ही पर्सन होते हैं, जैसे कि इसमें अगर हम बात करें कि द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, इसमें इज लगेगा। आप कहोगे सर आपने तो अभी ये बताया कि अगर एंड दे रखा है और दो सब्जेक्ट हैं तो हमें प्लूरल वर्ब लगानी है, आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा, एक रूल एक चीज पर खत्म नहीं होता है, उसमें बहुत सारे रूल्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सेप्शंस भी होते हैं, दूसरा कॉन्सेप्ट भी लगता है। उस चीज को भी समझो कि हाँ हमें बताया कि एंड दिया है तो प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन अगर आपने आर्टिकल का टॉपिक नहीं देखा तो उसको देख लो। ठीक है, वैसे मैं थोड़ी चीज आपको बता देता हूँ कि आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, एक ए होता है, एक एन होता है और एक हमारा द आर्टिकल होता है। तो थोड़ा सा इसको जान लो कि अगर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, इसके साथ में आर्टिकल, एक आर्टिकल लगा है, और प्रोफेसर ऑफ द कंप्यूटर साइंस, इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं। तो जब कभी दो सब्जेक्ट और दोनों के साथ में आर्टिकल आया, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग पर्सन है। ध्यान से समझो, एंड का रूल तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब दो सब्जेक्ट हैं और एक के साथ आर्टिकल लग रहा है, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के जो हेड है द लगा है, और इसमें यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो दोनों एक ही पर्सन है। मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी वही है और प्रोफेसर ऑफ द कंप्यूटर साइंस भी वही है, इसका मतलब सेंटेंस में हैज लगेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक और देख लेते हैं, जैसे यहां पर लिखा है द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैज स्लैश हैव कम। अब देखो यहां पर एंड दे रखा है तो रूल तो ये कहता है कि इसमें प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, लेकिन एक बार आर्टिकल का रूल भी थोड़ा सा जान लो। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी दो सब्जेक्ट होते हैं, जब दो सब्जेक्ट होते हैं तो अब दोनों के साथ में आर्टिकल है, ये है, ये आर्टिकल है, इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है। इसको जान लो कि जब कभी दो सब्जेक्ट दिए हों वो एंड से जुड़े हैं तो आर्टिकल का रूल भी थोड़ा सा देख लो कि अगर दोनों के साथ में आर्टिकल है, वो ए हो सकता है, वो एन भी हो सकता है, लेकिन इसमें द भी आर्टिकल है, तो दोनों अलग अलग के साथ में आर्टिकल दिया है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन है, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा हैव। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रोड्यूसर से पहले इसमें से द हटा देता हूँ, इसका मतलब फिर मुझे यहाँ पर हैज लगाना पड़ेगा। तो आपको वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि सेंटेंस में अगर दो आर्टिकल है तो मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है, अगर एक के साथ में आर्टिकल दिया इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, तो फिर आप वर्ब को इजीली डिटेक्ट कर पाओगे। आई होप समझ में आया होगा। और समझते हैं, ठीक है। अब एंड वाला रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे लिखा है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय एंड, और वो सेम पर्सन वाला रूल मैंने आपको बता दिया कि सेम पर्सन है या फिर वो दोनों अलग अलग है, वो पहचानना है। उसके अलावा आइडिया, देन वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। आइडिया क्या है, जैसे कि यहाँ पर एंड दिया है, मैंने तो बताया यहाँ पर प्लूरल लगना चाहिए, लेकिन राइजन करी मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक साथ बोले जाते हैं,
जैसे राइज एंड करी, हैमर एंड सीकर, क्राउन एंड ग्लोरी। तो कुछ ऐसे हैं जैसे ब्रेड एंड बटर, कुछ ऐसे हैं जो एक साथ बोले जाते हैं, उसमें एंड दिया होता है तो उसको हम एक यूनिट मानेंगे, वो एक आइडिया है तो उसको भी हम सिंगुलर मानेंगे। जैसे राइज एंड करी इज, इसका मतलब ये नहीं कि सर ने एंड बताया तो उसमें तुरंत लग जाएगा यहाँ पे, नहीं। राइज एंड करी, तो आप ये भी देख लो कि वो सेम पर्सन तो नहीं है, आर्टिकल का रूल तो नहीं लग रहा, या फिर वो एक आइडिया तो नहीं है, तो फिर आप सिंगुलर वर्ब लगाओगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट अगर रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। एक बार थोड़ा सा और इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये रूल था हमारा कि जब दो सब्जेक्ट हैं वो एंड से जुड़े हैं तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो वर्ब लगेगा वो लगेगा प्लूरल। तो जैसे राम एंड राकेश, इसमें कोई आर्टिकल की बात है नहीं, तो एंड दिया है तो यहाँ पर आर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे और दे रखा है, और का मतलब होता है या, तो फिर क्या होगा, इज आएगा इसमें। लेकिन ये वाला रूल था ना कि सेम पर्सन का कॉन्सेप्ट समझ लो, या फिर वो एक आइडिया तो नहीं है। सेम पर्सन के लिए क्या, आर्टिकल के अकॉर्डिंग देख लो, दोनों के साथ में आर्टिकल है तो अलग अलग पर्सन है, अगर एक के साथ आर्टिकल है तो वो एक ही पर्सन है, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, जैसे यहाँ पर एक के साथ आर्टिकल है तो इसमें लगेगा हैज, इसके साथ नहीं है, इसका मतलब वो एक ही पर्सन है, सेम पर्सन है। सेकंड वाले में दोनों के साथ में आर्टिकल है, एंड से जुड़े हैं, इसका मतलब यहाँ पे हैव आएगा, दोनों अलग अलग पर्सन है। अगर मैं यहाँ से द हटा दूं तब इसमें हैज आएगा। ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आप कहोगे सर इसके अलावा क्या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं कि जो हमें याद रखने हैं? बिल्कुल होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब इसको भी एक बार कर लेता हूँ, फिर वो शब्द आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाइट एंड ब्लैक गाउन, देखो एंड दिया है, आर्टिकल का कॉन्सेप्ट समझ लो, कोई एक चीज तो नहीं है। अब एक व्हाइट एंड ब्लैक गाउन मतलब एक ही गाउन है, उसमें दो रंग है, एक आर्टिकल दिया है। बेसिकली ये तो कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग है, एक गाउन है, यहाँ पे सिंगुलर लगा रहा है तो इजीली समझो एक आर्टिकल है मतलब एक ही है, तो इसमें वाज आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये कुछ शब्द है जो आपको याद रखने हैं, जो सेम आइडिया है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरिज, हैमर एंड सीकर, क्राउन एंड ग्लोरी। इन सबको जब भी आएंगे तो आपको सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है। और आर्टिकल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आर्टिकल है, इफ आर्टिकल यूज्ड ओनली विद फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर किसी एक के साथ में लगा है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाओ, लेकिन अगर दोनों के साथ में आर्टिकल है तो आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। वर्ब के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा ना, जब एक और चैप्टर आएगा तो अच्छे से सब बताऊंगा कि जो वर्ब हमारी होती है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में कौन कौन से काइंड्स होते हैं हमारे, तो वो उसको इसमें थोड़ा सा बस इसको ही समझो, इसमें कोई बेसिक चीज़ें जाननी थी, ये आपको अच्छे पहले से पता होंगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो इसमें, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला रूल आपको समझ में आया होगा, इसमें थोड़ा सा समय लग गया, थोड़ा सा बेस बनाने में, ठीक है। टोटल कितने रूल हैं? 10 रूल हैं। थोड़ा सा और स्पीड को बढ़ाते हैं, रूल नंबर सेकंड समझते हैं। पहले रूल को भी थोड़ा सा, चाहो तो एक कॉपी पेन ले लो, उसमें थोड़ा लिखते रहो शॉर्ट में कि रूल नंबर 1 सर ने बताया तो एंड का रूल था, फिर उसमें सेम पर्सन के बारे में बताया था, एक आइडिया के बारे में बताया था। अब रूल नंबर सेकंड, हम किस पर फोकस कर रहे हैं? सब्जेक्ट को देख के कि इनके जितने भी सेंटेंस मिलेंगे उसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो उसमें हमें वर्ब लगानी है एक, उसके रूल हम समझ रहे हैं। देखो रूल नंबर सेकंड क्या कहता है, जब कभी एक से ज्यादा सब्जेक्ट, पिछले वाले में क्या था, एंड से जुड़े हैं, इसमें क्या है, अगर वो ईदर और से जुड़े हैं, या फिर वो नीदर नॉर से जुड़े हैं, या फिर वो और से जुड़े हैं, तो देन वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर सेकंड सब्जेक्ट। आपको नियरेस्ट पे ध्यान देना है। ये नियरेस्ट है क्या, किसी किसी किताब में सेकंड सब्जेक्ट लिखा होता है, एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे यहाँ पर समझो, इसमें लिखा है ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज स्लैश हैव कम। आपको सिर्फ इसमें यहाँ ये बताना है कि यहाँ पर क्या वर्ब आएगी। अब देखो, एक ये सिंगुलर है और एक यहाँ पर ये प्लूरल है, सब्जेक्ट सेकंड। तो ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैज स्लैश हैव कम, तो इसमें आपको बेसिकली रूल क्या कहता है कि देन वी विल यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट या फिर नियरेस्ट सब्जेक्ट। नियरेस्ट सब्जेक्ट ये है कि जहां पर हमें वर्ब लगानी है उसके पास वाला कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर हैज हैव है, तो हैज हैव के पास में कौन सा वाला सब्जेक्ट है,
हिज फ्रेंड्स, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको इसके अकॉर्डिंग देखना है कि क्या वर्ब आएगी। तो राम तो सिंगुलर है और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पर हैव आएगा। बात समझ में आ रही है? नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट या फिर किसी किसी किताब में सेकंड सब्जेक्ट होता है, मतलब कि तो भी एक ही बात है। तो ईदर और, लेकिन कब इस्तेमाल करना है? जब ईदर और या फिर और दिया हो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ से ईदर को हटा दूं और यहाँ पे केवल और लिखा है, तब भी ये रूल अप्लाई होगा। ईदर और हो, नीदर नोर हो, या फिर सिंगल और दिया है या फिर सिंगल नॉट दिया है, यही रूल अप्लाई होगा। तो फिर से समझो, राम और इज फ्रेंड्स, तो किसके अकॉर्डिंग करोगे? आपको सेकंड के अकॉर्डिंग है ना, तब भी इसमें क्या आएगा? यही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे कि ईदर शी और यू इज स्लैश आर स्प्रेडिंग दिस र्यूमर, इसका हिंदी में मतलब है या तो वह या फिर तुम इस र्यूमर को फैला रहे हो, स्प्रेड कर रहे हो। इसको स्प्रेडिंग मतलब होता है फैलाना, इस र्यूमर को, इस अफवाह को फैला रहे हो। ठीक है, जैसे कि इधर शी और यू, तो इसमें भी देखो कौन सा रूल लगेगा, इधर और से जुड़े हैं, दो सब्जेक्ट हैं। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको कब इस्तेमाल करना है? जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा सब्जेक्ट दिए होंगे और आपको वर्ब देखनी है कि एक वर्ब लगानी है, तब आप इन रूल्स को सोचोगे कि अच्छा इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट लगेंगे। एक एंड का सर ने बताया और ये सेकंड रूल था, 10 हमें करने हैं, तो इधर और वाला रूल समझो। इधर और आएगा तो आपको सेकंड के अकॉर्डिंग, आपको नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो नियरेस्ट यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर आपको लगाना है। तो पास वाला मतलब नियर में क्या है? यू है। तो यू हमारा क्या है? प्लूरल है, इसका मतलब इसमें आर आएगा। बात क्लियर हो रही है? शी के अकॉर्डिंग मत कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर ऋषभ और इज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वर्ब लगानी है। तो इधर ऋषभ और इज फ्रेंड्स हैव स्लैश हैव द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट दिस अनजस्ट। जो ये नाइंसाफी हो रही है, या तो ऋषभ या फिर उसके दोस्त इस जो ये नाइंसाफी है उसके खिलाफ खड़े हैं, उसमें हिम्मत है। द करेज टू स्टैंड अगेंस्ट दिस अनजस्ट, तो इधर ऋषभ और इज फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स दे रखा है सेकंड के अकॉर्डिंग या फिर नियर के अकॉर्डिंग। तो हैज स्लैश हैव, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा? हैव आएगा। बात समझ में आ रही है? दो ही रूल है, जैसे हम जीके याद करते हैं ना, इसी तरह से समझो ना इसको। अगर इतना लोड लेके पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। पहली चीज ये समझो, इतने सारे रूल्स हम मैथ्स के याद कर लेते हैं, जीके इतनी याद कर लेते हैं भाई, इसका ये प्राइम मिनिस्टर, मतलब कह सकते हैं कि देश के प्राइम मिनिस्टर ये हैं, उस देश के प्राइम मिनिस्टर ये हैं। मतलब जब हम जीके पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इस स्टेट के सीएम ये है, इस स्टेट के सीएम ये है, तो इतनी सारी जीके याद करते हैं, क्या इतने से रूल नहीं कर सकते हैं? हर चैप्टर के अंदर कह सकते हैं मिनिमम 10 रूल होते हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। वही टॉप 10 रूल में इसमें कवर करा रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 3, दो रूल कराए, रिवाइज भी कराऊंगा अभी। रूल नंबर 3, अगला रूल क्या कहता है कि जब कभी एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही तो है ना, कि वर्ब एक से, अब वर्ब आपको एक लगानी है, सब्जेक्ट आपके पास एक से ज्यादा होंगे, वो उनके बीच में क्या एग्रीमेंट है, क्या रूल्स है, उसको समझ रहे हैं। तो व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, अब क्या समझना है कि जब कभी दो सब्जेक्ट उसमें वो एज वेल एज से जुड़े हों, या फिर उसमें विद दिया हो, या उसमें अलोंग विद दिया हो। अभी पिछले रूल में क्या था? ईदर और दे रखा था, या फिर और से जुड़े होंगे, या फिर वो नॉर से जुड़े होंगे, लेकिन इसमें एज वेल एज दिया हो, विद दिया हो, अलोंग विद दिया हो, भी एग्जाम्पल भी समझेंगे, या फिर उसमें एंड नॉट दिया हो, या उसमें बट दिया हो, या फिर इसमें अनलाइक दिया हो, बिसाइड्स से रखा हो, लेड बाय दिया हो। इसको तो देखो याद करना पड़ेगा। ईदर और वाला पिछला रूल था, इसमें हमें एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, लाइक, अनलाइक, इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर क्या करोगे? पिछले वाले रूल में क्या था? नियर के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें पहले के अकॉर्डिंग। कैसे? देखो, इसमें दे रखा है राकेश अलोंग विद, अब इसमें इधर और तो नहीं लगा, इसमें अलोंग विद दिया, इसका मतलब ये वाला रूल लगेगा। अलोंग विद यहां पर दे रखा है। रूल नंबर 3, राकेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, आपको यहां पर वर्ब में चयन करना है कि इज आएगा या फिर आर आएगा। अगर आप पिछले के अकॉर्डिंग चले जाओ, आप भूल गए, सपोज करो आप रूल भूल गए, आपको इधर और वाले रूल याद था, उसमें सोचा कि उसमें लगेगा फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इसमें सेकंड के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे भूल सकते हो, तो उसको कहीं ट्रिक बना के लिख लो, प्रैक्टिस करो तो आ ही जाएगा। इसमें आपको पहले के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर आपको याद रहा कि नहीं सेकंड के अकॉर्डिंग, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राकेश अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, तो इसमें तो पहले के अकॉर्डिंग लगाना है, इसका मतलब यहाँ पर राकेश, तो इसलिए आएगा इसमें इज।
तो राकेश along with his friends is protesting against new policy। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, यही चीज़ पर ध्यान देखना है, कभी फर्स्ट के अकॉर्डिंग कभी सेकंड के अकॉर्डिंग, तो इसको बस इसको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देख लो। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल समझो। जैसे इसमें दिया है राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स, तो देखो यहाँ पर एज वेल एज दिया है तो रूल लगेगा, यही रूल लगेगा। देखो दिया है इसमें एज वेल एज, अगर एज वेल एज दिया होगा जब दो से ज्यादा या फिर दो या दो से ज्यादा जब सब्जेक्ट किन से जुड़े होंगे, एज वेल एज, विद, along with, एंड नॉट, इन एडिशन टू, तब आपको पहले के अकॉर्डिंग लगाना है। वर्ब लगाओगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, तो उसमें देखो यहाँ पर हिज पेरेंट्स प्लूरल है, ये सिंगुलर है, तो राम के अकॉर्डिंग इज आना चाहिए और हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आर आना चाहिए, लेकिन लगाना तो एक है, तो पहले के अकॉर्डिंग लगाएंगे, राम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इसमें इज लगेगा। बात समझ में आ रही है? 3 रूल हो गए, प्रैक्टिस भी करेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल समझो। द राइज एंड फॉल, कुछ क्वेश्चंस हैं। राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। चंद्रमा का जो, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो ज्वार भाटा है, तो ज्वार भाटा एक कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है ना, जो पहला रूल मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग है। जैसे था ना कि हैमर एंड सीकर, ब्रेड एंड बटर, एक कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ पर आप वो भी समझ लो, जैसे यहाँ पर एक आर्टिकल दिया है, एंड से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये एक है दोनों के दोनों, और जब ये एक होंगे तो यहाँ पर ये गलती, यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ पर इसमें इज आएगा कि द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड, ज्वार भाटा के बारे में बात कर रहे हैं, उतार चढ़ाव, इज ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंस। तो इसमें पूछा है कि विच पार्ट हैज एन एरर, ऐसे तो एग्जाम में आएंगे। या तो देखो सिंपल क्वेश्चन कैसा है कि बताओ जरा भाई ये इसमें कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सी वर्ब लगेगी, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या फिर एक पूरा सेंटेंस होगा उसमें वर्ब गलत कर दिए, सिंगुलर वर्ब आनी थी प्लूरल लगा दी, पहचानना पड़ेगा ना, तो सारे रूल याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर आर के बजाय इज लगेगा, तो उसमें बी पार्ट में मिस्टेक है। ऐसे एरर डिटेक्शन होता है, बताया था ना स्टार्टिंग में कि एरर डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन भी आप कैसे कर पाओगे जब आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर्स हैं अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा रूल है, इसको मैं जब कभी जब मैं प्रोनाउन कराऊंगा तो आपको बताऊंगा इसमें गलती क्या है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम, या फिर ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप मुझे बताओ जरा कि इसका क्या आंसर है, ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, ये तो मैंने रूल करा दिया आपको। पेशेंस एज वेल एज परजवरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। भैया धैर्य, परजवरेंस, धीरे धीरे जो आपको करना होता है, डेली करना होगा। टाइम टेबल के लिए बताया था ना मैंने पिछले वीडियो में, मोटिवेशन भी थोड़ी सी मिली होगी आपको उससे। तो पेशेंस एज वेल एज परजवरेंस, तो 2 सब्जेक्ट हैं, किससे जुड़े हैं, एज वेल एज से। अब एज वेल एज अगर लगा है 2 सब्जेक्ट के साथ में, तो नियम सोचो, पहला रूल था एंड का रूल, सेकंड हमारा ईदर और का रूल बताया था ना, और थर्ड हमारा ये वाला रूल था कि जब कभी 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय से जुड़े होंगे, तो आपको पहले के अकॉर्डिंग लगाना है। तो पेशेंस इसके अकॉर्डिंग तो सिंगुलर है, तो यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज आएगा। अब क्लियर होगा? और समझ लो, ये 4th नंबर का क्वेश्चन मैं आपको अभी एक रूल कराऊंगा आगे, उसमें होगा। वैसे यहाँ पर गलती क्या है, वन ऑफ द बॉयज, यहाँ पर हैव नहीं, यहाँ पर इसमें हैज लगेगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? मतलब रूल होंगे तभी तो कर पाओगे इसको, वरना तुक्का लगाओगे गलत हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, इसको समझ लो। कुछ और एग्जांपल्स हैं इसी वाले इसके। द कैप्टन along with दिया है, 2 सब्जेक्ट हैं, तो कौन सा पहले के अकॉर्डिंग लगाना है। द कैप्टन along with द सेलर was / वर ड्रोन्ड, तो किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, द कैप्टन along with द सेलर। तो इसमें क्या आएगा, along with दे रखा है इसमें, तो along with दिया है, तो बताओ जरा क्या आएगा इसमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से। वाज आएगा, अभी इसमें वर आएगा, ये भी आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वाला देखो, माई फ्रेंड्स एंड माई ब्रदर, एंड दे रखा है, पहला रूल सोचो, पहले के अकॉर्डिंग अगर एंड से जुड़ा है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, और इसमें कोई आर्टिकल का कॉन्सेप्ट भी नहीं है। बात क्लियर हो रही है? अगर मैं यहाँ पर एंड नॉट लगा दूं तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला जो मैं आपको समझा रहा हूं। इसमें भी किसके अकॉर्डिंग लगाओगे, समझ में आ रही है इसमें? तो इसमें पहले के अकॉर्डिंग लगाओगे माई फ्रेंड्स, तब भी इसमें है भी आएगा।
इसमें देखो माई फादर अनलाइक माई अंकल्स, तो इसमें अनलाइक दिया है, रूल में भी है ये, तो पहले के अकॉर्डिंग लगाओगे तो माई फादर के अकॉर्डिंग सेंटेंस में क्या आएगा, इज आएगा। माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट। बात समझ में आ रही है? कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है कि सर मुझे इस रूल को फिर से बता दो, तो हम इसकी जब एक और वीडियो बनाएंगे उसमें मैं इसके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। लेकिन नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ो, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। ठीक है, चलो रूल नंबर 4। ये बड़ा सिंपल सा रूल है, लेकिन आप ना ऐड करते जाओ, साथ साथ लिखो कम समझो ज़्यादा। अब जैसे कि एक मैनी का रूल है, मैनी और मैनी ए। कैसे? हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कौन सी लगेगी। जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब देख रही है। अब कैसे, जैसे एक एग्जांपल समझो, मैनी ए, तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग ये देखना है कि आपको अगर मैनी दे रखा है तो इस वाली चीज़ को फॉलो करोगे, अगर मैनी ए दिया है तो आप इसको फॉलो करोगे। इसमें एन क्या है, एन का मतलब है नाउन और वी का मतलब है वर्ब। कैसे? अगर सेंटेंस में जैसे यहाँ पर ए दे रखा है तो मैनी ए दिया है तो आपको नाउन तो लगानी है सिंगुलर, नाउन मतलब कि सब्जेक्ट। जैसे ही मैनी ए स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें देखो कि इन दोनों में से क्या आएगा, रूल के अकॉर्डिंग मैनी ए दे रखा है तो आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। इसका मतलब यहाँ पर हैज स्लैश हैज में, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैज आएगा। तो मैनी ए स्टूडेंट हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ये चीज़ समझ लो। बात क्लियर हुई यहाँ पर? जैसे इसमें अगर मैनी दिया है ना आपको, तो आपको फिर प्लूरल लगानी है नाउन और वर्ब भी प्लूरल लगानी है। लेकिन अगर मैनी के बाद में आपको ए दिया है तो आपको फिर सिंगुलर लगानी है, ये चीज़ ध्यान कर लो। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखो, एडजेक्टिव। जैसे यहाँ पर एग्जाम में ये भी गलती आ सकती है कि जैसे मैनी ए दिया है तो ये चीज़ ठीक है, सिंगुलर नाउन लगा दी, वर्ब भी हैज़ दे रखी है, लेकिन यहाँ पर गलती, यहाँ पर वो ये कर सकते हैं, यहाँ पर वो देयर दे सकते हैं। तो उसको भी ध्यान रखो कि इसको भी सिंगुलर ही लगाना है, ये एडजेक्टिव होता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ। देखो इसमें दिया है मैनी मैन हैव कम, तो देखो इसमें ए तो नहीं है। अच्छा, हमें ये याद कैसे रहे कि किसमें सिंगुलर लगेगा किसमें प्लूरल लगेगा, तो मैनी ए दिया है, इस ए का मतलब क्या है, एक, सिंगुलर। इस ए का, तो इसका मतलब कि जब ए आएगा तो दोनों चीज़ें सिंगुलर लगेंगी। और एडजेक्टिव का भी ध्यान देखना है कि हिज दिया है या देयर दे रखा है, ज़्यादातर आपको यही मिलेगा। अगर सिंगुलर लग रहा है तो हिज लगाओ, प्लूरल की बात है तो फिर देयर लगाओ। जैसे यहाँ पर दिया मैनी मैन हैव कम, तो मैनी दे रखा है तो आपको प्लूरल लगाना सब चीज़, तो ये प्लूरल है। जो सिंगुलर होता है वो ए वाला होता है, ठीक है। और ये भी प्लूरल है, इसका मतलब सेंटेंस बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। मैनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क, देखो मैनी दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर ए नहीं है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो मैनी के अकॉर्डिंग सब चीज़ प्लूरल आएंगी। कैसे, बता देता हूँ। मैनी दे रखा है तो सबसे पहले नाउन देखो प्लूरल है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वर्ब देखो प्लूरल है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि मैनी स्टूडेंट्स हैव नॉट डन देयर होमवर्क, ये भी बिल्कुल ठीक है कि मैनी आएगा तो आपको सब चीज़ें प्लूरल लगानी है, मैनी ए आएगा तो सिंगुलर लगानी है सब चीज़ें। जैसे यहाँ पर अगर मैं हिज लिख दूँ तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, अगर मैं लेकिन यहाँ पर ए लगाऊंगा तो पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। छोटा सा रूल था, एंड का रूल बताया मैंने, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ईदर और वाला रूल बताया था, उसमें सेकंड के अकॉर्डिंग लगाना है, सोचते रहो। रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, हेडेड बाय, फर्स्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। इधर और में क्या बताया था, सेकंड के अकॉर्डिंग लगाओगे, नियरेस्ट के अकॉर्डिंग लगाओगे। और इससे पहले वाला जो रूल था उसमें पहले के अकॉर्डिंग लगाना है, जब एज वेल एज दिया हो तो। बीच बीच में याद करते रहो उसको, ठीक है। रूल नंबर 4 मैनी का रूल है, इसकी भी मैंने आपको ट्रिक बता दी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा रूल है, रूल नंबर 5, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मोर देन 1, ये रूल है। और ये रूल नंबर 5 है। कैसे, इसमें भी नाउन देखो मतलब सब्जेक्ट देखो और वर्ब देखो। तो जब कभी ए नंबर ऑफ दिया होगा, द नंबर ऑफ दिया होगा, मोर देन 1 होगा, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है कि ए नंबर ऑफ के आते ही आपको नाउन लगानी है प्लूरल और वर्ब लगानी है प्लूरल। द नंबर ऑफ आएगा तो प्लूरल नाउन, वर्ब सिंगुलर, मोर देन 1 आएगा तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब आप सोचोगे कि सर इसको याद कैसे करें, इसको एक ट्रिक है। कैसे, आपको बस एक कॉपी पे लिखना है ए नंबर ऑफ, ठीक है,
द नंबर ऑफ, बस इसके सीक्वेंस को मत बिगाड़ देना, मोर देन वन। ठीक है, तो आपको 3 बार लिखना है P और 3 बार लिखना है S। इसका मतलब 3 बार P और 3 बार S। रेडी? आपका कॉन्सेप्ट, ऐसी चीजें याद हो जाएंगी। कैसे समझते हैं? इसको देखो, यहां पर दिया है ए नंबर ऑफ गर्ल्स इज स्लैश आर डांसिंग। अब देखो ए नंबर ऑफ दिया है, अभी अब फिर से मैं एक प्रैक्टिस करा देता हूं कि ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ और मोर देन वन, ये 3 रूल है। तो आपको नाउन और वर्ब लगाना है, तो 3 बार तो पी लिख दो और 3 बार एस लिख दो। रूल तैयार हमारा। तो ए नंबर ऑफ दे रखा है, तो नाउन देखो प्लूरल आनी चाहिए, तो ए नंबर ऑफ गर्ल्स बिल्कुल ठीक है। उसके बाद वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी, इसका मतलब आर आएगा। तो ए नंबर ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, तो इसमें इज नहीं आएगा। अगला देखो, इसमें दिया है द नंबर ऑफ बॉयज, तो इसमें द नंबर ऑफ दिया है, तो द नंबर ऑफ में नाउन कैसे आएगी? प्लूरल, तो बिल्कुल ठीक है। और वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पर इज आएगा। द नंबर ऑफ बॉयज इज सिंगिंग। नेक्स्ट देख लो, मोर देन वन पुलिसमैन। ये थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। तो मोर देन वन पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस वर सीन स्पाइंग द हाउस। स्पाइंग मतलब होता है कि निगरानी करना उस घर की। पुलिस तो भैया यही काम करेगी ना। तो मोर देन वन पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस, तो इसके लिए क्या रूल था? अब सोचो तो जरा, मोर देन वन में दोनों में सिंगुलर था, 3 बार पी और 3 बार एस। तो मोर देन वन मतलब कि आपको ये ठीक है, सिंगुलर है कि मोर देन वन, तो ये सिंगुलर नाउन। वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, इसका मतलब यहाँ पर गलती है ये कि मोर देन वन पुलिसमैन इन सिविल ड्रेस वाज सीन स्पाइंग द हाउस। ठीक है, तो इसमें कौन से पार्ट में गलती थी? बी पार्ट में मिस्टेक थी। रूल नंबर ये हमारा लगा था इसमें, रूल नंबर 6। सिंपल सा है, मोर देन 20। अब देखो आपको ना इसको, ये आपका होमवर्क है, 2-3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको। तो आप ना, जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना आपसे, तो आप ना रूल के अकॉर्डिंग बताना। जैसे ये रूल नंबर 6 है हमारा, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन मैंने पूछा है, तो उसका आंसर आप बता देना, या पूरा लिख भी सकते हो, इस वाले क्वेश्चन में ये गलती है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये हमारा रूल है, मोर देन वन का रूल, दोनों में एस। तो आप छांटो जरा एक बार, डिटेक्ट करो विच पार्ट हैज एन एरर। तो 4th क्वेश्चन मोर देन वन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, प्रॉब्लम आएगी तो फिर से बता देंगे आपको। ठीक है, ये कुछ एरर्स हैं। फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर, ये अगले रूल का बेस में तैयार करना चाह रहा हूं। ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं इन क्वेश्चंस को बाद में कराऊंगा, रूल बता देता हूं। ठीक है, इस रूल को देखो जरा। तो ये रूल क्या कहता है कि जब कभी सेंटेंस वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ या फिर नन ऑफ से स्टार्ट होगा, तो आपको पीएन और एसवी ध्यान करना है। पीएन और एसवी का मतलब होता है कि नाउन आएगा प्लूरल और वर्ब आएगा सिंगुलर। कैसे? ये रूल नंबर 6 है। ठीक है, रूल नंबर 5 था, उसको जरा ठीक कर लेना, रूल नंबर 5 था वो। एग्जाम्पल, तो वन ऑफ द बॉयज, अभी मैंने क्या रूल बताया? अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग या फिर बीच में आपको क्या दिया हो, वन ऑफ दे रखा हो, एवरी ऑफ दिया हो, तो आपको पी एन और एस वी और एस ए ध्यान रखना है। इसको अच्छे से समझ लो एक बार। एन मतलब नाउन है, वी मतलब वर्ब है, ए मतलब एडजेक्टिव है। कैसे? जब वन ऑफ दिया होगा, वन ऑफ द बॉयज, तो नाउन कैसे आएगी? प्लूरल आएगी, प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसे आएगी? सिंगुलर। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। ये देखो, वन ऑफ दिया है तो ये तो है नाउन, ये है वर्ब और ये है यहाँ पर एडजेक्टिव, हिज वर्क। तो वन ऑफ दी बॉयज, तो यहाँ पर आएगा हैज, सिंगुलर वर्ब आएगी और सिंगुलर है यहाँ पर। बात क्लियर हो रही है? एक और समझता, अब इसका हिंदी में मतलब समझो कि सर लॉजिक समझ में नहीं आया कि वन ऑफ द बॉयज, इसका मतलब ये है कि जितने भी बॉयज हैं, वन ऑफ द बॉयज, जितने भी बहुत सारे लड़के हैं, उसमें से किसी एक ने अपना काम पूरा किया, डन हिज वर्क। तो वो बहुत सारे लड़कों में से किसी एक की बात कर रहे हैं, इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, वन ऑफ द बॉयज। तो नाउन तो प्लूरल आएगी, लेकिन वर्ब और एडजेक्टिव दोनों सिंगुलर आएंगे। इस रूल को कैसे याद रखें? पीएन और एसवी और एसए, ये हमारा रूल है। कब? वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ वाला कुछ आएगा,
एक और समझो, जैसे इसमें दिया है ईच ऑफ दिया है, तुरंत समझो ईच ऑफ का नियम सर ने बताया था, ईच ऑफ दी मैंगोज, इसमें इज आएगा, बिल्कुल ठीक, ये बात बिल्कुल ठीक है। ईच ऑफ दी मैंगोज, तो यहाँ पर देखो नाउन तो बिल्कुल ठीक है। एग्जाम में क्या गलती होगी, ईच ऑफ दी मैंगो ऐसे दे रखा है तो भी गलत है। नाउन आएगा पीएन, मतलब प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब आएगा सिंगुलर। अगर वो ऐसे लिख दे ईच ऑफ दी मैंगोज आर, तब भी ठीक लग रहा है, लेकिन नहीं, आपको वर्ब लगानी है सिंगुलर। एक और देखो, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, इस रूल पर मैं थोड़ा सा समय लूंगा क्योंकि ये रूल काफी अच्छा रूल है, ठीक है। और नंबरिंग थोड़ा सा देख लेना, अगर कहीं पे मैंने ऐसा बोल दिया है कि ये वाला नंबर है रूल का, तो आप थोड़ा काउंटिंग कर लेना, ठीक है। वैसे 10 ही रूल है टोटल। वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज स्लैश आर एन इंजीनियर, मतलब कि जितने भी मेरे दोस्त हैं उसमें से एक इंजीनियर है। इसका हिंदी में मतलब ये है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, जितने मेरे बहुत सारे दोस्त हैं उसमें से एक इंजीनियर है। ये कॉन्सेप्ट है, ये लॉजिक है। लेकिन ये कैसे समझ में आएगा, हमें तो लग रहा है वन ऑफ माई फ्रेंड्स बहुत की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो उसमें आर आना चाहिए, लेकिन नहीं। वन ऑफ दिया है तो रूल आपको क्या रखना है कि वन ऑफ दिया है तो पी एन और एस वी और एस ए लगाना है, तो एन का मतलब है प्लूरल, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। और वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, इसमें इज आएगा। और यहाँ तक बात पहुंची नहीं तो इसमें अभी इसको रहने देते हैं। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। एग्जाम में एक गलती और आ सकती है, कैसे, जैसे यही सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है, आपने पूरा देख लिया इसको कि ठीक है इसमें पी एन दिया है और एस वी, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, आपने देखा कि नाउन प्लूरल है और वर्ब यहाँ पर इज दे रखी है, और यहाँ पर उसने क्या किया, गलती से इसने यहाँ पर ए लगा दिया, ए इंजीनियर। तो ध्यान रखो यहाँ पर ए और एन का कॉन्सेप्ट भी तो ध्यान रखना है ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं कि पूरा सेंटेंस ठीक है, हमारी नजर ही नहीं गई इस पे कि यहाँ पर तो एन इंजीनियर होना चाहिए, तो यहाँ पर ए दे रखा है, तो हर चीज पर ध्यान देना है। इसीलिए तो मैं आपको सारे रूल्स करा रहा हूँ, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, आर्टिकल्स करा दिया, उसको एक बार देख लो। बात क्लियर हुई, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला सेंटेंस देखते हैं, सरिता इज दी साइंटिस्ट। अब यहां पर एक चीज समझो, सरिता इज द साइंटिस्ट हु इज स्लैश आर राइटिंग द रिपोर्ट। अब देखो इसमें तो कहीं पे वन ऑफ दिया नहीं है, ईच ऑफ नहीं दे रखा है, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट है, नया कॉन्सेप्ट, और इनको आपको एक साथ समझना है। सरिता इज द साइंटिस्ट, अब ना कुछ प्रोनाउंस होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं कि जो सेंटेंस के बीच में होते हैं, जैसे कि सरिता इज द साइंटिस्ट, और यहाँ पर इस हु का मतलब क्या है, इस हु का मतलब जो है, इस हु का मतलब यहाँ पर जो है, कि सरिता इज द साइंटिस्ट हु इज स्लैश आर राइटिंग द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लिख रही है वो साइंटिस्ट। तो हु का मतलब यहाँ पर कौन नहीं है, हु का मतलब यहाँ पर जो है। तो रूल क्या कहेगा, क्या लगाएं, देखो, अगर सेंटेंस के बीच में, जब कभी सेंटेंस के बीच में क्या क्या आ जाए, आपको इसमें हु दे रखा है, दैट दिया होगा सेंटेंस में, ये WH फैमिली के वर्ड्स मिल जाए, हु मिल गया, हुज मिल गया, दैट मिल गया, विच मिल गया, WH फैमिली के वर्ड्स, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। पहली चीज तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। तो रूल क्या कहेगा भाई, हम तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ रहे हैं ना, कि वर्ब देखना है, तो आप बताओ जरा यहाँ पर क्या आएगा। तो सिंपल सा रूल है, जब सेंटेंस के बीच में हु दैट विच आए, तो उससे पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग देख लो। अगर पहले वाला सिंगुलर है तो इज लगा दो, प्लूरल है तो आर लगा दो। तो साइंटिस्ट क्या है, सिंगुलर, कौन सी फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, जो सब्जेक्ट दिया है, इसका मतलब यहाँ पर इज आएगा। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी अच्छा है। इन 10 रूल में से कह सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा रूल है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक बार फिर से समझ लो इसको, वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, अगर सेंटेंस में दिया है तो क्या रूल लगाओगे, लिखो एक बार कॉपी पे, ध्यान से समझो, एक बार पढ़ लो, एक बार अच्छे से समझ लो। ऐसा नहीं है कि बार बार पढ़ो, इस किताब से पढ़ लिया, उस वीडियो को देख लिया, इन टीचर से पढ़ लिया, इनसे पढ़ लिया, समझ में कुछ नहीं आया। एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ दिया है तो सेंटेंस में आपको कौन सा रूल अप्लाई करना है, PN, SV और SE, इसको अच्छे से समझ लो। और सेंटेंस में अगर हु दिया है, सेंटेंस में दैट दे रखा है, सेंटेंस में विच दिया है, मतलब ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इससे पहले वाला जो भी सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाओगे। यहां देखो जरा, ये काफी इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा देख लो। अब इस वाले क्वेश्चन में दो रूल अप्लाई हो रहे हैं। पहला वन ऑफ वाला रूल। देखो पहली चीज तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, वन ऑफ का रूल अलग है और हु का रूल अलग है। अभी मैं आगे आएगा बताऊंगा आपको। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि ही, सबसे पहले तो इसमें वन ऑफ दिया है, तो मैंने आपको अभी क्या रूल बताया कि यहां पर देखो पी एन नाउन लगेगा प्लूरल और वर्ब आएगी सिंगुलर एसवी, कि ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स देखो कि आपको वन ऑफ दे रखा है तो आपको नाउन तो प्लूरल लगाना है ना, माई फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसमें सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन जो मैंने आपको अभी रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग क्या कि सेंटेंस में जब हु सेंटेंस के बीच में आया है तो इससे पहले जो भी सब्जेक्ट होगा इसमें क्या है फ्रेंड्स, तो इसमें आर आना चाहिए। तो ये तो होगी कंफ्यूजिंग कि वन ऑफ का रूल कहता है कि वर्ब आएगी सिंगुलर क्योंकि पी एन और एस भी देखना है, लेकिन हु का रूल क्या कहता है कि हु से पहले तो फ्रेंड्स लिखा है। अब ऐसा नहीं इसको आप फ्रेंड कर दो, क्योंकि वन ऑफ का रूल तो ये कहता है ना कि नाउन आएगा प्लूरल, तो ही इज वन ऑफ माई फ्रेंड्स। यहाँ पर खुद देखो जब वन ऑफ दिया है तो नाउन हमेशा प्लूरल आएगा, वन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द मैंगोज, वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इसको भी ध्यान रखना है कि नाउन प्लूरल आएगा और वर्ब आएगी सिंगुलर वन ऑफ के अकॉर्डिंग। लेकिन हु का रूल इससे पहले देख लो क्या दिया है। अब इस सिचुएशन में करें क्या, वन ऑफ का रूल भी आया है, हु का रूल भी आया है, तो क्या करें। तो आपको हु के रूल को प्रेफरेंस देनी है, वन ऑफ के रूल को नहीं। तो हु के अकॉर्डिंग सेंटेंस में पहले क्या दिया है, फ्रेंड्स दे रखा है यहाँ पर ये चीज, तो इसका मतलब सेंटेंस में आर आएगा। इस रूल को हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है ही इज वन ऑफ माई, ही इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु वर प्लेइंग द चेस। देखो अब सेंटेंस में वन ऑफ दिया है तो यहाँ पर तो पी एन तो बिल्कुल ठीक है, ये चिल्ड्रन है मतलब प्लूरल है, चाइल्ड होता है सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। कभी इसको सोचोगे तो सिंगुलर लिखा नहीं, प्लूरल है ये, वन ऑफ, ही इज वन ऑफ द चिल्ड्रन। अब सेंटेंस में हु दिया है, वैसे तो वन ऑफ का रूल कहता है कि पी एन के बाद इसमें एस वी आना चाहिए, लेकिन हु के अकॉर्डिंग अगर हु दिया है तो हु के अकॉर्डिंग समझो। हु के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चिल्ड्रन प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पर वर्ब बिल्कुल ठीक है। इसको देखो शी इज वन ऑफ द नोबलेस्ट वुमेन दैट हैज स्लैश हैव एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ। अब इसका मुझे आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होना चाहिए। इसमें दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, वन ऑफ का भी हो रहा है और इसमें दैट का भी रूल अप्लाई हो रहा है। देखो अच्छे से समझो और एंगेज हुआ करो, कमेंट्स किया करो, पूछा करो ये सब चीजें। जब भी तो आप ऐसे, आप अगर शर्माते रहोगे, हेजिटेट होते रहोगे कि नहीं मैं पूछना नहीं बस देखते रहो वीडियो, नहीं, इंगेज होना शुरू हो जाओ, क्वेरी किया करो, ये चीज़ कैसे हुई, ये कैसे हुई, ये चीज़ पूछा करो, इस पे वीडियोस बना दो, तो फिर आपको अच्छे से समझना आ जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7, 6 रूल करा दिए, 3 रूल रह गए, कोशिश करेंगे 1 घंटे में खत्म हो जाए। ये रूल मैंने आपको करा दिया है, समटाइम्स हु दैट विच, यही तो अभी बता रहा था आपको। एक तो वन ऑफ का रूल है, ये मैं बार बार वन ऑफ क्यों बोल रहा हूँ, वन ऑफ का रूल, वन ऑफ का रूल मतलब वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, ईदर ऑफ, तो क्या लगेगा पी एन और एस फी और एस ए, ठीक है। क्या रूल है अभी मैंने बता दिया कि जब कभी सेंटेंस में हु दैट विच आएंगे, ये है क्या, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इन सब का मतलब जो है, जिसने है, जिसे है, कम्स इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस। जब सेंटेंस के बीच में आएंगे उस केस में क्या करें, आपको तो वर्ब लगानी है ना, और मतलब नाउन देखना है, सब्जेक्ट देखना है। तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे सेंटेंस दिया है सरीता इज द साइंटिस्ट, अभी करा तो दिया, ये सेंटेंस के बीच में हु दे रखा है तो सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन है। पहली चीज तो ये, अगर एग्जाम में पूछ लिया आपसे अंडरलाइन करके कि बताओ जरा ये क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इससे पहले साइंटिस्ट सिंगुलर है, इसका मतलब सेंटेंस में इज आएगा, तो सरिता इज द साइंटिस्ट, हु दिया है तो इससे पहले देख लो सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। भाई सिंगुलर प्लूरल तो पहचानना आ गया ना आपको, ये तो बड़ा बेसिक है। अब जैसे आपसे कह दिया कि बताओ जरा माउस लिखा है, माउस सिंगुलर है और इसका प्लूरल क्या है, माइस है, तो इन सब पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। चाइल्ड सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया है ही इज वन ऑफ द चिल्ड्रन हु वाज स्लैश वर प्लेइंग चेस, तो देखो इसमें तो ये देखो ही इज वन ऑफ वाला रूल भी दिया है, वन ऑफ का दिया है रूल, चिल्ड्रन पी एन बिल्कुल ठीक है, और एस वी आना चाहिए वन ऑफ के अकॉर्डिंग, लेकिन हु के रूल को प्रेफरेंस देनी है, तो हु से पहले देखो यहाँ पर क्या दिया है, प्लूरल दिया है, इसका मतलब सेंटेंस में वर आएगा, तो इसमें आंसर क्या है, वर। और ये मैंने आपसे अभी होमवर्क
पूछा है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ जरा क्या होना चाहिए इसका। पूरा सेंटेंस लिख दो या रूल नंबर 7 का ये आंसर है ऐसे करके लिख दो, लेकिन लिखो जरूर। रूल नंबर 8। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला रूल देखो, इस पूरे चैप्टर का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम यही तो इस पूरे चैप्टर में सीखते आए हैं कि जब कभी दो सब्जेक्ट हों तो वर्ब कैसे लगाएं, सिंगुलर लगाएं कि प्लूरल लगाएं। कभी कभी ईच ऑफ दिया है, वन ऑफ दिया है, सेंटेंस में हु दिया है तो नाउन कैसी आनी चाहिए, वर्ब कैसी आनी चाहिए। ठीक है, इन रूल्स को थोड़ा सा बार बार देखो। एक बार देख लिया समझ में अगर कम आया है आपको तो फिर से देख लो वीडियो को, नोट्स बना लो अपने अच्छे से। ठीक है, चलो तो इन पर थोड़ा सा फोकस करना है कि सेंटेंस में अगर आपको वन दिया है, ईच दे रखा है, एवरी दिया है, नन दिया है, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीथिंग, नथिंग, समथिंग, एक्सेट्रा, तो इनके बाद में अगर नाउन आएगा मतलब कोई भी सब्जेक्ट आया है तो वो सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा और एडजेक्टिव भी सिंगुलर आएगा। मतलब कि क्या, इनके आने पे एग्जांपल समझो, जैसे लिखा है नोबडी लिखा है, नोबडी लिखा है ये इधर इसमें, तो उसके बाद आने वाली हर एक चीज, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, हर एक चीज सिंगुलर आएगी। कैसे? जैसे नोबडी नो मी या फिर नोज मी, इसमें से क्या आएगा? अब पहली चीज ये समझो कि जिस वर्ब में एस लगा होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है। मतलब हमें ये समझना है कि जो ये नोबडी है ना, यहाँ पर सिंगुलर की तरह आ रहा है, तो यहाँ पर नो नहीं आएगा, यहाँ पे नोज आएगा। ठीक है, एवरीबडी इज वेल बिल्कुल ठीक है, एवरीबडी दे रखा है तो यहाँ पे अगर लिखा है एवरीबडी आर वेल, गलत, एवरीबडी इज वेल, सिंगुलर। नथिंग वाज लास्ट, तो बताओ जरा क्या आना चाहिए? तो नथिंग दे रखा है तो सिंगुलर आना है, ध्यान रखो। जब कभी वन, ईच, एवरी, नन, एवरीबडी ये सब दिया होगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, नाउन आएगा सिंगुलर, मतलब जो सब्जेक्ट है। तो नथिंग वाज या वर लास्ट, तो इसका मतलब यहाँ पे इसमें वाज आएगा, वर नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो ये चीज समझो। जब हम कहते हैं ना कि ही गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल, इसका मतलब वो ये टेंस के ऊपर है, ये सिंगुलर है इसलिए इसमें ईएस लगा, लेकिन मैं सकता हूँ ना दे गो टू स्कूल, इसका मतलब वो वर्ब जो लग रही है ना वो प्लूरल के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर नोज आएगा, नो नहीं आएगा। आप सोचते रहो उसमें, बात क्लियर हो रही है? ठीक है। ईच मेंबर हैज डन देयर जॉब, तो मैंने क्या बताया, ईच मेंबर दिया है, ईच दे रखा है, ईच मेंबर, हैज बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर है, ये गलत है, यहाँ पे हिज आएगा, सिंगुलर, हर एक चीज सिंगुलर आएगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर रूल्स तो याद होगे लेकिन इसके क्वेश्चंस कैसे करें? क्वेश्चंस वैसे बीच में मैंने कराए हैं आपको, एग्जांपल्स अच्छे से कर लो, और कुछ प्रॉब्लम अगर रहेगी तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। 8 रूल हो गए हैं, ये भी कर लो, इजी है, ईच स्टूडेंट हैज कम, बिल्कुल ठीक। ठीक है, रूल नंबर 9 देखो, रूल नंबर 9 ना रिपीट है, पहले रूल में ही बता दिया। एंड का जब रूल बताया था ना, रूल नंबर 1 सोचो, मैंने बताया था कि जब कभी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब कैसी लगती है? सोचो, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो वर्ब लगेगी प्लूरल। लेकिन उसके साथ मैंने आपको और भी चीजें बताई कि अगर दो सब्जेक्ट हैं, जैसे ये दिया है ना, तो अब आर्टिकल का रूल भी समझो कि आर्टिकल, जब कभी दो आर्टिकल होंगे अलग अलग तो दोनों अलग अलग पर्सन है, लेकिन अगर एक आर्टिकल है इसका मतलब वो एक पर्सन है। जैसे यहाँ पे नीचे देखो, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, तो देखो एंड से जुड़े हैं लेकिन दोनों के साथ में आर्टिकल लगा, इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन नहीं है, इसका मतलब सेंटेंस में हैव बिल्कुल ठीक है। मतलब ये रिपीट रूल है आर्टिकल का, कि जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल की तरह दे रखा है, मतलब आर्टिकल उसमें इस्तेमाल हुआ है, तो आप ये देखो कि वो एक ही पर्सन है या फिर वो दोनों अलग अलग पर्सन है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसमें से द हटा दूं तो इसमें फिर हैज आएगा, फिर ये हो जाएगा कि जो डायरेक्टर है ना वही प्रोड्यूसर है, और यहाँ पर इसका अगर दोनों में द लगा होगा इसका मतलब दोनों अलग अलग पर्सन है, कि एक फिल्म के अंदर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग है, और एक फिल्म में डायरेक्टर भी वही है, प्रोड्यूसर भी वही है, तो उसका मतलब फिर वो हो जाएगा, एक में से द हटा दोगे। समझ में आ रहा है? इन लॉजिक को समझो, इनको कब समझोगे? ठीक है, रूल नंबर 10। अब हम बस आखिरी रूल देख रहे हैं इसको। देखो, एक रूल तो हमारा ये मैंने आपको बताया था ना, वन ऑफ का रूल, वन ऑफ दिया होगा या फिर सेंटेंस में ईच ऑफ होगा तो उसमें पी एन और एस वी लगेगा। ठीक है, ये चीज आपको पता है।
या फिर इसमें भी सेम रूल है, नीदर ऑफ और नन ऑफ। तो देखो इसमें पीएन और एसवी तो लगेगा रूल, ये तो बात क्लियर है। लेकिन इसका मतलब क्या है, देखो नीदर हो या फिर नन हो, इन दोनों का मतलब नेगेटिव होता है, नहीं होता है। और ये हम सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जब हम कभी कहते हैं कि दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम इस्तेमाल करते हैं नीदर ऑफ का, मतलब हम चूज करते हैं दो में से कि दोनों में से कोई भी नहीं। लेकिन जब हम कहते हैं कि 10% थे और 10% में से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं नन ऑफ का। मतलब जो नीदर ऑफ होता है वो दो के लिए होता है कि दोनों में से एक भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से एक भी नहीं। जैसे कि एक क्लास के अंदर 10 बच्चे थे, उसमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हम इस्तेमाल करेंगे नन ऑफ द 10 स्टूडेंट्स। लेकिन जब दो की बात होती है तो हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो कैसा आएगा, जैसे इसमें दिया है नीदर ऑफ दी 4 सन्स, 4 के बारे में बात हो रही है, तो नीदर है, तो नीदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर, मतलब चारों बच्चों में से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है, उसको संभालता नहीं है। एक बूढ़ा पिता है, 4 बच्चे हैं उसके, वो कहता है कोई भी ठीक नहीं है, मुझे कोई भी मेरी परवाह नहीं करता है, कोई मेरी देखभाल नहीं करता, मतलब कोई भी नहीं। सिलेक्शन कर रहे हैं ना, 4 में से एक भी नहीं। और यहाँ पर हम नीदर लगा रहे हैं, तो नीदर हम तब लगाते हैं जब दो के बारे में बात होती है। तो गलत हो गया ना, यहाँ पे होना चाहिए नीदर ऑफ द 2 सन्स, या फिर इसको हम नन ऑफ लिख सकते हैं। दो तरीके हैं, तो इसमें फिर सही क्या हो जाएगा, नन ऑफ हिज 4 सन्स, मतलब दो से ज्यादा के बारे में बात हो रही है तो नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पीएन और एसवी का रूल भी मत भूल जाना। कैसे, देखो नन ऑफ दिया है, बिल्कुल ठीक है, ये तो पीएन है, और एसवी इस्तेमाल करेंगे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेम उस पर मैं इसको भी बताने जा रहा हूँ कि 10वें का पहला पार्ट था, 10वें का सेकंड पार्ट है, उसमें तो दोनों नेगेटिव सेंस में थे, इसलिए नीदर लग रहा था, नन ऑफ लग रहा था। एक दो के लिए था कि दोनों में से एक भी नहीं, और नन ऑफ का मतलब होता है दो से ज्यादा में से, जब हम सिलेक्शन करते हैं, बताते हैं किसी के बारे में। जैसे मैं कहता हूं कि दो रास्ते हैं, दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ये दो रास्ते हैं, दोनों गलत है, तो किसका इस्तेमाल करोगे, नीदर, नीदर ऑफ द वेज। इसका मतलब वो दो के बारे में बात कर रहा है। यहाँ दोनों पॉजिटिव सेंस है, जब हम कभी पॉजिटिव बात करते हैं, जैसे कि ईदर ऑफ है कि दोनों में से एक पास है, 10 बच्चों में से एक पास है, तब एग्जाम्पल ईदर ऑफ दी 5 मेंबर्स, मतलब ये पॉजिटिव सेंस में होता है। ईदर ऑफ दी 5 मेंबर्स, दोनों में से कोई एक की गलती है, मतलब 5 में से एक की गलती है। तो ईदर ऑफ का इस्तेमाल तो हम किसके लिए करते हैं, दो के लिए करते हैं ना। ईदर ऑफ दी 5 मेंबर्स, 5 हम करते, मतलब 5 के लिए वन ऑफ का इस्तेमाल करोगे, तो यहां पर आएगा वन ऑफ दी 5 मेंबर्स। मतलब दो की बात होती है तो ईदर ऑफ लगाओ, अगर दो से ज्यादा की बात होती है तो वन ऑफ लगाओ। सिलेक्शन के लिए 5 मेंबर है ना, वन ऑफ दी 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट, सिलेक्शन करना कि पांचों में से किसी एक की गलती है, तो 5 दे रखा है तो ईदर ऑफ नहीं आएगा, इधर ऑफ तो दो के लिए करते हैं। अगर आप इसे इस तरह से लिखो, ईदर ऑफ दी 2 मेंबर्स, तब ठीक है, दो के बारे में बिल्कुल ठीक है। लेकिन 2 से 3 4 इस तरह से दिया है तो वन ऑफ लगेगा। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, इसको भी जरा कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो, तो ये पूरा सिलेबस है हमारा, और आज के इस सेशन में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको सिखाया है। कुछ भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारे रूल्स इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, बस समझ तो लो। तो आर्टिकल का टॉपिक पढ़ लो, 5 रूल उसमें करा दिए। ईडियम फ्रेजेस मैंने 50 करा दिए, उसको देख लो। कुछ एक मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो बताई थी कि जिसमें इंग्लिश सेक्शन कैसे स्टार्ट करें, उसको देख लो, बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और ये चीज़ें हमें याद करनी होती है। अब देखो ऐसा नहीं कि ग्रामर ग्रामर पढ़ते जाओ, जैसे आज आपने ग्रामर पढ़ ली, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके साथ वोकैबलरी भी पढ़ना स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो। तो इन चीज़ों पर ध्यान दो। एरर क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे आएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे कवर करें, सबका सब तो मैं करा रहा हूँ, उनको देखते रहो। सिनोनियम एंटोनियम्स हो गया, ईडियम फ्रेजेस के 50 करा दिए, कर लो उनको। फिल इन द ब्लैंक्स भी कराऊंगा, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ रही हैं। जितने भी वीडियोज़ एक बार देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इंग्लिश सेशन से इंग्लिश क्लासेस 2022, तो उसमें जितनी भी वीडियोज़ आती है ना, तुरंत देख दो उसको, ठीक है। तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हर एक चीज़ कवर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना, मैंने आपको ये भी बताया कि टाइम टेबल बनाना चाहिए आपको, वीकली का टारगेट सेट करो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें
मोटिवेट करती हैं, फिर हम नहीं करते हैं तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अच्छे लेवल की नहीं हो पाती। तो दूसरों से अलग करना है हमें। पहली चीज़ ये कि दूसरे से अलग करना है भाई। अगर वो भी सेम कर रहा है, हम भी सेम कर रहे हैं, तो हम उससे अलग कैसे हैं। और अपने आप भी देखो कि अगर आपको सुबह उठ के अच्छे से समझ में आ रहा है तो सुबह उठ के पढ़ लो। रात में अगर आप 1 घंटा, मैंने बताया ना कि अपना टारगेट सेट करो अपने अकॉर्डिंग। हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। तो एक कमेंट करो अच्छा सा कि आपको इस पूरे सेशन में क्या चीज़ नई सीखने को मिली, या फिर आपको कोई डाउट है तो वो भी पूछ लो। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।